वालेकुम व्यूवर्स, यू आर लिसनिंग टू तैयब दार अब्बासी। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछली हमारी जो क्लास थी, हमारा पिछला जो लेक्चर था, उसमें हमने डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने का तरीका सीखा था। तो डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल तो हमने किया था। अब उससे आगे हमने जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी थी, जो हमने प्रोग्राम करने हैं या प्रोग्रामिंग करनी है, उस प्रोग्रामिंग के लिए पहले बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं। तो आज हम सबसे पहले वो बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और फिर उसके बाद हम प्रोग्रामिंग की तरफ आएंगे, यानी प्रोग्राम्स की तरफ आएंगे। पहले सिंपल हम प्रोग्राम करेंगे, देन हम जो एडवांस प्रोग्राम्स हैं फिर उनकी तरफ आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है राइटिंग सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, हम सबसे पहले जो प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? अब प्री प्रोसेसर हमारे पास, अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हेडर फाइल होती है वो इंक्लूड कराता है प्रोग्राम के अंदर। यानी कि हेडर फाइल जो होती है उसको प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यानी कि ये हमारे पास कोड होता है कंपाइलर के लिए जो इंक्लूड कराता है किसके अंदर? हेडर फाइल के अंदर। ठीक हो गया। अब इसकी दो हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक हैश इंक्लूड और एक हैश डिफाइन। जो पहला हैश इंक्लूड होता है ये हमारे पास होता है कि ये हमारे पास हेडर फाइल को इंक्लूड कराता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ठीक हो गया। अब ये जिस तरह हमारे पास हैश इंक्लूड, इसका सिंटैक्स मैंने लिखा हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का कि हैश इंक्लूड अंदर नेम ऑफ हेडर फाइल। अब नेम ऑफ हेडर फाइल, यहाँ पे हमारे पास जो हैश इंक्लूड यूज होता है उसके लिए हमारे पास हेडर फाइल यूज होती है, हमारे पास आयो स्ट्रीम, कनायो डॉट एच। तो इस तरह की ये सारी किसमें यूज होती हैं? हैश इंक्लूड के अंदर। दूसरा हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश डिफाइन। अब हैश डिफाइन अगर हम देखें तो ये भी क्या कराता है? हमारे पास हेडर फाइल ही प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराता है, लेकिन ये हमारे पास जो यूज होता है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज के लिए होता है। जिस तरह हमारे पास पाई है तो पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 22/7। तो अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करना पड़ेगा वो हमें हैश डिफाइन यूज करना पड़ेगा। हैश डिफाइन। अब हैश डिफाइन के जो आगे हम एंगल ब्रैकेट्स यूज करते हैं वो भी हम इसमें यूज नहीं करेंगे हैश डिफाइन में। जबकि हैश इंक्लूड के आगे ये जो एंगल ब्रैकेट मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, ये यहाँ पर ये हमारे पास एंगल ब्रैकेट आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अगला नेक्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर अगर हमने सिंटैक्स देखा था तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड कराता है हेडर फाइल को। अब हम देखते हैं हेडर फाइल क्या होता है। यानी हेडर फाइल के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो हमने नीचे मेन की बॉडी के अंदर, यानी प्रोग्राम में मेन की बॉडी के अंदर हमने जितने भी, हमने कोई फंक्शन यूज किया है, हमने कोई फार्मूला अगर हमने कोई लिखा है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखी है, तो वो कंपाइलर को नहीं पता होगा कि वो क्या चीज़ है। तो अगर हमने ऊपर उसकी लाइब्रेरी यानी डिफाइन की हुई है, यानी हेडर फाइल अगर डिफाइन की हुई है, तो वो हमें क्या करेगा? वो उसको समझ आ जाएगी कि क्या हमारे पास ये उसने हेडर फाइल दी हुई है। जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेडर फाइल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय प्रोग्रामर इन अ प्रोग्राम। यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन यूज प्रोग्रामर को चाहिए होती है वो हेडर फाइल से वो ले लेता है प्रोग्राम के अंदर। These are included in program with .h एक्सटेंशन। अब हेडर फाइल को हम .h एक्सटेंशन के साथ क्या करते हैं? इंक्लूड कराते हैं। इसके बाद इसकी जिस तरह एग्जांपल लिखी हुई है, पहली आप एग्जांपल अगर देखें तो आयो स्ट्रीम लिखी हुई है, आयो स्ट्रीम डॉट एच, यानी आयो स्ट्रीम। अब आयो स्ट्रीम जो हेडर फाइल है ये किसके लिए यूज होती है? ये हमारे पास जो हम सी इन और सी आउट का फंक्शन यूज करते हैं, ये आयो स्ट्रीम उसके लिए होता है। यानी आयो स्ट्रीम, आई फॉर आयो स्ट्रीम, यानी सी इन और सी आउट के लिए यूज होता है। उसके बाद दूसरा हमने लिखा हुआ है कुनायो डॉट एच, यानी कंसोल इनपुट आउटपुट, यानी जो कंसोल आउटपुट हमारे पास आती है। जिस तरह हमारे पास क्लियर स्क्रीन का फंक्शन हो गया, हमारे पास गेट सी एच ई, तो ये जितने भी इस तरह के फंक्शन है उसके लिए हम कनायो डॉट एच की जो हेडर फाइल है वो हम इंक्लूड कराते हैं प्रोग्राम में। इसके बाद अगर हमने कोई प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करानी है, जिस तरह हमने कोई पावर फाइंड करनी है, कोई स्क्वायर रूट फाइंड करना है, या कोई लॉग वगैरह के फंक्शन हमने फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें मैथ डॉट एच की लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करानी होगी। इसके बाद हमारे पास जब हमने
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लिए, हमने हेडर फाइल इंक्लूड करा ली। उसके बाद हमारे पास शुरू होती है जो प्रोग्राम की मेन फंक्शन पहले होता है और फिर मेन की हमारे पास बॉडी शुरू होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेन फंक्शन क्या होता है, यानी कि जितनी भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है मेन फंक्शन, यानी जितनी भी एग्जीक्यूशन हो रही होती है प्रोग्राम की उसको मेन फंक्शन कंट्रोल कर रहा होता है, यानी मैनेज कर रहा होता है। और ये कंपाइलर सबसे पहले जो कंपाइलर जिस स्टेटमेंट को रीड करता है वो हमारे पास सबसे पहले मेन फंक्शन होता है, यानी सबसे पहले वो इस मेन फंक्शन को रीड करता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा इसको हम मेन फंक्शन को हम तीन तरीकों से लिख सकते हैं। हम या तो मेन लिखें और आगे जस्ट ब्रैकेट्स हम गए, या हम लिखें वाइड मेन वाइड भी लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें आप तो पहले वाइड का मतलब ये है कि इट डज नॉट रिटर्न एनी इंटीजर वैल्यू, यानी कि पहले वाइड का मतलब है कि ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जबकि जो वाइड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसका मतलब है कि देर इज नो आर्गूमेंट, इधर आर्गूमेंट, यहाँ पर आर्गूमेंट कोई नहीं है। तो दूसरे वाइड का ये मतलब है। उसके बाद नीचे इंट मैन, अगर आप इंट मैन यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा हमें। तो अगर आपने इंट मैन लिखा है तो प्रोग्राम में फिर लास्ट में आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा, वरना वो क्या देगा, फिर आपको गार्बेज वैल्यू दे सकता है। जिस तरह मैंने नीचे अगर देखें आप तो मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास हेडर फाइल्स आती हैं, उसके बाद मेन की बॉडी शुरू हुई है। अब मेन में मैंने इंट यूज़ किया हुआ है, तो इंट, अब मेन की जब बॉडी शुरू हुई है, जितना भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, जितना भी हम काम करते हैं वो मेन की बॉडी के अंदर हम काम करते हैं। ठीक हो गया। अब जब ऊपर मैंने इंट डिक्लेयर किया हुआ है तो नीचे मैंने आखिर में रिटर्न 0 भी लिखा हुआ है, तो ये रिटर्न 0 ये ज़रूरी डिक्लेयर करना है। इसके बाद मेन की जब हम बॉडी में आ जाते हैं तो बॉडी के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक यानी आउटपुट का फंक्शन होता है, एक इनपुट का फंक्शन होता है। आउटपुट फंक्शन जो है हमारे पास वो होता है हमें कोई भी चीज़, अगर इंफॉर्मेशन या कोई भी टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, हमें वो अगर स्क्रीन पर एज इट इज़ डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम आउटपुट का फंक्शन यानी सी आउट का फंक्शन यूज़ करते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें, अगर इट इज़ यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, इट इज़ यूज्ड विद इंसर्शन ऑपरेटर, यानी इंसर्शन ऑपरेटर लगते हैं सी आउट के साथ। यहाँ पर नीचे जिस तरह सिंटेक्स में मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, यानी सी आउट, फिर हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर, और अंदर जो चीज़ हमें एज इट इज़ प्रिंट करानी होती है वो हमें इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखते हैं द टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले, ये मैंने लिख दिया है, और आगे सेमी कॉलन। इसके बाद आता है नीचे इनपुट फंक्शन, यानी वो चीज़ जो हमने यूज़र से लेनी होती है कीबोर्ड के ज़रिए से, तो वो हम इनपुट फंक्शन यानी सी इन के ज़रिए से लेते हैं। और सी इन किसके, उसके साथ जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की मदद से ये हम यूज़र से वैल्यू यानी ले लेते हैं। ठीक होगा। इसका सिंटेक्स है, हम सी इन यानी वेरिएबल्स जितने भी हमें प्रोग्राम में चाहिए होते हैं वो हम यूज़र से ले लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, डेटा टाइप्स आती हैं। डेटा टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप्स क्या होती हैं कि डेटा टाइप्स आर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग वेरियस टाइप्स एंड रेंजिंग ऑफ डेटा, यानी कि जो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो किस तरह का होगा, वो इंटीजर टाइप होगा, वो फ्लोट होगा, वो लॉन्ग होगा, वो डबल लॉन्ग होगा, वो शॉर्ट इंट होगा, वो किस तरह का डेटा होगा, तो वो किस तरह का वेरिएबल होगा। अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर की हुई है तो इंटीजर मेमोरी के अंदर 4 बाइट रिजर्व करता है। अगर आपने अनसाइंड इंट अगर आपने किया हुआ तो वो भी 4 बाइट रिजर्व करता है मेमोरी के अंदर। इसी तरह अगर शॉर्ट इंट अगर डेटा टाइप डिक्लेयर की हुई है तो वो हमारे पास 2 बाइट रिजर्व करता है। इसी तरह अगर आपने अनसाइंड शॉर्ट इंट लिखा हुआ है तो वो हमारे पास 2 बाइट रिजर्व करता है मेमोरी के अंदर। इसी तरह लॉन्ग इंट अगर है तो वो 4 बाइट मेमोरी के अंदर रिजर्व करता है, और अनसाइंड लॉन्ग इंट हो तो वो भी 4 बाइट रिजर्व करता है, और अगर करेक्टर हो तो वो 1 बाइट रिजर्व करता है मेमोरी के अंदर। तो डेटा टाइप हमारे पास क्या हो गया कि डेटा टाइप्स आर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स फॉर स्टोरिंग वेरियस टाइप्स एंड रेंजिंग ऑफ डेटा, यानी कि वो डेटा किस टाइप का होगा और उसकी रेंज क्या होगी, ये हमें डेटा टाइप बताता है। इसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास। वेरिएबल बेसिकली हमारे पास वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर डेटा इज स्टोर्ड, यानी वो मेमोरी लोकेशन होती है जहां पर हमारा डेटा जो स्टोर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल हम
वेरिएबल बेसिकली वेरी से निकला हुआ, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी वेरी कर रही होती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती बल्कि ये वेरी कर रही होती है, फॉर सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर रही होती है। अब वेरिएबल हमारे पास इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, कैरेक्टर का हो सकता है, तो वो कोई भी हो सकता है। अगर इंटीजर होगा तो वो हमारे पास क्या करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा होल नंबर की, ठीक होगा। फ्लोट अगर होगा तो वो क्या करेगा, जो फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर कराएगा। करेक्टर होगा तो वो क्या होगा, वो सिंगल करेक्टर को हमारे पास मेमोरी में सेव कराएगा और वो 1 बाइट रिजर्व करेगा, ठीक होगा। तो अब इसके बाद ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है कि वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर किए, अब उस वेरिएबल को उसके रूल्स क्या हैं डिक्लेयर करने के, यानी रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स नेम। अगर इन रूल्स को नहीं फॉलो किया जाएगा तो हम वेरिएबल को सही तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते और हमारे पास वो सिंटैक्स एरर देगा। तो पहला हमारे पास जो रूल है वो है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। यानी कि जो पहला हमारा वेरिएबल हमने जब डिक्लेयर किया तो पहला जो लफ्ज है उसका वो क्या होना चाहिए, या तो अल्फाबेट होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, या अल्फाबेट होना चाहिए या हमारे पास अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक। दूसरा है हमारे पास रूल इसका कि जो हमारे पास करेक्टर अलाउ है हमारे पास, वो हमारे पास अंडरस्कोर एक अलाउ है, कैपिटल लेटर हमारे पास अलाउ है, ए टू जेड, स्मॉल लेटर ए टू जेड हमारे पास ये अलाउ है। तीसरा हमारे पास जो हमारे पास स्पेसेस, हम स्पेसेस नहीं दे सकते, स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेसेस आर नॉट अलाउड, ठीक। जिस तरह हमारे पास ओवर टाइम है, अगर ओवर और टाइम को हम अगर दरमियान में उसकी स्पेस दे देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रूल वायलेट हो जाएगा और हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अब चौथा पॉइंट है हमारे पास के स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। जितने भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर हैं, जिस तरह एट द रेट है, मॉडुलस है, एंड का सिंबल है, प्लस का है, जितने भी हमारे पास हैं वो हमारे पास अलाउ नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ रूल है वो है हमारे पास रिजर्व वर्ड्स आर नॉट अलाउड। जितने भी रिजर्व वर्ड हैं हम उनको भी यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, ठीक। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे और फिर डेव सी प्लस प्लस हम प्रोग्रामिंग करेंगे और फिर एक छोटे प्रोग्राम से फिर हम एक एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।